गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों, आपकी जो दोस्तों फिजिक्स की न्यूमेरिकल और आपकी जो थ्योरी है दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी से रिलेटेड दोस्तों आपकी जो है दोस्तों सीरीज़ चल रही है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप हर सीरीज़ को अच्छी तरह से ले रहे होंगे, अच्छी तरह से देख रहे होंगे, हर न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी, यानी दोस्तों ऊष्मा वाला चैप्टर मैं आपके लिए करा चुका हूँ। आज है आपका ऊष्मागतिकी से रिलेटेड। तो इसमें जितने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं सारी पॉइंट्सों को हम इसमें दोस्तों कवर करने वाले हैं, सारी चीज़ों को मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। हर प्रश्न को आपको अच्छी तरह समझना है, देखना है। और दोस्तों आप सभी को पता है मात्र आपके पास दोस्तों 13 दिन बचे हुए हैं। कितने दिन दोस्तों? 13 दिन। तो आपके पास समय ज़्यादा है नहीं, तो जितना हो सके दोस्तों जी जान लगा दिए, अच्छी मेहनत करिए, बेस्ट मेहनत करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपके दोस्तों पॉइंट हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऊष्मागतिकी जो है, ऊष्मा को दोस्तों जूल में मापा जाता है। और जूल का नियम क्या कहता है दोस्तों? जूल का नियम कहता है दोस्तों यांत्रिक तुल्यांक, यानी जे का मान जो होता है दोस्तों, वो कार्य के समानुपाती होता है और ऊष्मा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछे कि यांत्रिक तुल्यांक क्या होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कार्य बटे ऊष्मा में आपको कार्य को दोस्तों ऊष्मा से डिवाइड करना है और आपका यांत्रिक तुल्यांक जो है निकल कर आ जाएगा। और ये दोस्तों यांत्रिक तुल्यांक का फॉर्मूला है, यानी डब्ल्यू यानी दोस्तों कार्य बटे क्यू यानी दोस्तों ऊष्मा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि डब्ल्यू यानी कार्य का मान निकालना है आपको, तो ऊष्मा इंटू यांत्रिक तुल्यांक आपको कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों जे का जो मान होता है वो होता है दोस्तों 4.18 या फिर दोस्तों 4.2 जूल प्रति कैलोरी। तो देखिए दोस्तों, इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास ये एग्जाम्पल है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है 4200 जूल कार्य करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या हो। यहाँ पर ऊष्मा का मान पूछा है दोस्तों, तो आपको कैसे सॉल्व करना है कि डब्लू का मान क्या दिया गया है दोस्तों 4200 जूल, तो डब्लू का मान हम 4200 जूल रख देंगे यहाँ पर 4200, बराबर में ऊष्मा का मान यहाँ पर आपसे पूछा है, जे का मान है दोस्तों 4.2 मैंने आपके लिए बताया, इनटू क्यू का मान आपको निकालना है। तो हम डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 1000 कैलोरी। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है दोस्तों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों। सब इम्पोर्टेंट है कि यदि कार्य आपसे पूछा गया हो तो यहाँ पर कार्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, यानी दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये फॉर्मूला पूछा जाता है, डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम क्या कहता है दोस्तों। ऊष्मागतिकी का एक शून्यांकी नियम होता है, तो इसमें क्या दिया गया है, क्या इससे आपको समझ आता है, क्या ये कहना चाहता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि दोस्तों दो निकाय रूदोषों परत द्वारा एक दूसरे से अलग हैं और अन्य तीसरे निकाय से जुड़े हों, तो दोनों निकाय भी तापीय साम्य में होंगे। यानी दोस्तों जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये एक कोई पिंड है आपके पास, यानी कोई निकाय है, ये भी एक निकाय है, और ये दोनों इस निकाय से जुड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग हैं, इससे इसको ऊर्जा नहीं मिल रही है या फिर इससे इसको ऊर्जा नहीं मिल रही है, ऊष्मा दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ से ये ऊष्मा जो है इधर जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है।
चाहिए रुद्धोष्म जो परत है दोस्तों, रुद्धोष्म परत का मतलब होता है दोस्तों किन्हीं दो पिंडों को अलग करने वाली परत, जिसमें ना तो दोस्तों ऊष्मा का आदान प्रदान हो ना ऊर्जा का। लेकिन दोस्तों अगर ये दोनों पिंड किसी अन्य तीसरे पिंड से जुड़े हों तो आप समझ लेना दोस्तों कि उन दोनों जो रुद्धोष्म परत के द्वारा दोस्तों अलग हैं उनमें भी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, अगर वो किसी तीसरे पिंड से जुड़े हों। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऊष्मागतिकी का वो तो था दोस्तों शून्यांक नियम। अब बात करते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, और इसके बारे में दोस्तों आसानी अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम भी कहते हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नियम भी कहते हैं। इसके द्वारा दोस्तों ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना ही दोस्तों नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यही आपका जो है दोस्तों ऊष्मा का प्रथम नियम कहता है। यानी दोस्तों ऊष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये केवल एक रूप से एक पिंड से दूसरे पिंड में जो है दोस्तों खाली मैं आपको बता दूं परिवर्तित होती है, यानी एक पिंड से दूसरे पिंड में जाती है। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर ऊष्मा आपसे पूछे, एक तो मेरे वहाँ पर बता दिया ऊष्मा का फॉर्मूला है, अब एक और फॉर्मूला है दोस्तों डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, निकाय द्वारा कार्य किया जाए तब ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? निकाय के द्वारा कार्य किया जाए तो आपका फॉर्मूला का ऊष्मा का फॉर्मूला लगेगा दोस्तों ये। और निकाय पर कार्य किया जाए तो आपका लगेगा दोस्तों डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। और यहाँ पर क्यू का मतलब होता है दोस्तों ऊष्मा, यू का मतलब होता है दोस्तों आंतरिक ऊर्जा, डब्ल्यू का मतलब होता है दोस्तों कार्य। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सिस्टम से ऊष्मा निकले तो आपको माइनस लेना है और सिस्टम में ऊष्मा संग्रहित हो तो आपको प्लस लेना है। जैसे कि दोस्तों आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है दिया हुआ है, ये रहा। यदि किसी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा 10 जूल है और कार्य 2.5 है तो सिस्टम में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा है और सिस्टम में संग्रहित ऊर्जा आपसे पूछी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा दोस्तों? फर्स्ट वाला। तो Q का मान आपके पास दिया गया है दोस्तों ये आपका दोस्तों देखिए Q का मान है यहाँ पर Q आपसे पूछा है, सॉरी दोस्तों Q आपसे पूछा है और यहाँ पर कार्य दिया गया है दोस्तों 2.5, तो 2.5 रख देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये रहा आपका W, यहाँ पर W है 2.5 प्लस डेल्टा U, यानी दोस्तों जो आपका आंतरिक ऊर्जा का मान है वो है दोस्तों 10 जूल। तो इसको हम दो जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका 12.5 आएगा, यही आपका दोस्तों ऊष्मा का मान होगा। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो देखिए दोस्तों वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को आसानी से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। मैंने एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको पहली बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा भी दोस्तों वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जिन्होंने दोस्तों किया हुआ है वो आसानी से उनके समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि ऊष्मा इंजन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित होता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? ऊष्मा इंजन जो होता है वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित होता है। और दोस्तों आपको याद रखना है यह नियम जो ऊष्मागतिकी का जो नियम है दोस्तों, ये आपका रूडोल्फ क्लासियस और रूडोल्फ थॉमसन ने दिया था। किसने दोस्तों? रूडोल्फ क्लासियस व विलियम थॉमसन ने दिया था। कौन सा दोस्तों? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसने दिया, तो आपको याद रखना है दोस्तों रूडोल्फ क्लासियस और विलियम थॉमसन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और ये है दोस्तों आपका ऊष्मागतिकी का जो नियम दिया था, इसके आधार पर दोस्तों इंजन की दक्षता निकाली जाती है। इंजन की दक्षता जो है दोस्तों वो किस प्रकार से निकाली जाती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, तो इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट है। जितना भी मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ सबसे ज़्यादा यही आपसे पूछा जाता है। अगर फॉर्मूलों की बात करें तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन की बात करें, न्यूमेरिकल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इसी के आधार पर दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये आपको याद रखना है। इंजन की दक्षता निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों W, यानी दोस्तों कार्य बटे स्रोत को दी गई ऊष्मा, यानी कितना कार्य किया गया और उसको कितनी ऊष्मा दी गई। और आपका एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों ये आपका Q1 माइनस Q2 बटे Q1, और एक बनता है दोस्तों आपका 1 माइनस Q2 वाई Q1। तो तीनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और दोस्तों ये आपके लिए एग्जाम्पल है, और ये HW क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों फॉर्मूला मैंने बता दिया है, HW क्वेश्चन है, और इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है। और प्रश्न क्या बोल रहा है ये आपको देख लेना है दोस्तों, कि एक हीट इंजन जिसकी दक्षता 4.8 है और इंजन द्वारा स्रोत को दी गई ऊष्मा 5 जूल है, तो इंजन के सिंक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये दोस्तों आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करते चलना है। आगे बात करते हैं दोस्तों ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। तो दोस्तों ये जो नियम है ऊष्मागतिकी का, यह नियम 3 व्यक्तियों द्वारा दिया गया था, और वो व्यक्ति थे दोस्तों, एक तो आपका क्लासियस, एक केल्विन, और एक दोस्तों केल्विन प्लांक। तो देखिए दोस्तों क्लासियस का कहना था कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित होती है, लेकिन ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा बिना कार्य के प्रवाहित नहीं हो सकती। मान लीजिए देखिए दोस्तों आपने किसी रोड को देखा होगा, कि कोई रोड लीजिए आप, और आप उसे गर्म कीजिए किसी एक किनारे को, तो आपने देखा होगा दोस्तों जब एक किनारा गर्म होता है तो दूसरा किनारा धीरे 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 जैसे जैसे उसमें ऊष्मा बढ़ती है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है दोस्तों रोड पूरी तरह से जो है दोस्तों, पूरी रोड जो है दोस्तों धीरे धीरे गर्म होने लगती है। यही क्लासियस ने कहा है। अब बात करते हैं दोस्तों केल्विन की। तो इन्होंने क्या कहा है, जिस वस्तु का ताप निवेश के ताप से कम हो उससे कार्य नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों किसी वस्तु का ताप जो है परिवेश के ताप से कम हो। यानी दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया था आपको कि आप समझिए इस तरह से कि एक रोड लीजिए, ये मान लीजिए कोई रोड है, और यहाँ से आपने गर्म की, अब दोस्तों देखिए ये नॉर्मल कब होगी, ये नॉर्मल होगी जब कब दोस्तों, जब ये धीरे 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 टेम्परेचर जो है दोस्तों इसका कम होता चला जाएगा और परिवेश के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा, इक्वल में हो जाएगा। जितना टेम्परेचर परिवेश का है वहाँ के वातावरण का है, वही जो टेम्परेचर है अगर इसका होगा, तब जाकर दोस्तों आपको ये नॉर्मल लगेगी, नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं। और जैसे कि आपने दोस्तों देखिए सिंक होता है ना, सिंक आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, मोटरसाइकिल, जैसे कि आप जाड़े ठंड के दिनों में आपने देखा होगा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो इंजन है दोस्तों वहाँ की जो ऊष्मा है, वहाँ का जो तापमान है वो कम है, और परिवेश का जो तापमान है वो दोस्तों उसके अनुकूल नहीं है। तो अगर मोटरसाइकिल को आपको स्टार्ट करना है तो देखिए दोस्तों जो परिवेश का टेम्परेचर है, जैसे कि मान लीजिए ठंड के दिनों में आपने देखा हो, जितना ठंड है दोस्तों उससे ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर ऊष्मा आपको उत्पन्न करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है, यही इनका कहना था। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए, कि केल्विन प्लांक। तो केल्विन प्लांक का कहना है दोस्तों बिना सिंक के इंजन की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी दोस्तों कोई भी मोटरसाइकिल हो, कोई भी वाहन हो, अगर उसमें सिंक नहीं होगा ना दोस्तों, तो आप समझ लीजिए दोस्तों वो वाहन ही नहीं है, कोई इंजन ही नहीं है। बिना सिंक के किसी भी इंजन का या किसी भी वाहन का निर्माण नहीं किया जा सकता, ये इनका कहना है। क्योंकि दोस्तों सिंक के द्वारा ही तो एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वाहन का निर्माण कैसे होगा दोस्तों, वाहन चलेगा कैसे। तो इसलिए इनका कहना है कि सिंक के बिना दोस्तों किसी भी इंजन की
कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे कि दोस्तों फ्रिज आपने देखा होगा, एसी, पृथ्वी तक और रेफ्रिजरेटर, ये सभी दोस्तों इसी के उदाहरण हैं। और नोट में आपको याद रखना है, ऊष्मा गति का तीसरा नियम भी दोस्तों क्लासियस, केल्विन और प्लांक ने ही दिया था। तो ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टीफन नियम के अनुसार मिश्रण का ताप पता करना। दोस्तों स्टीफन का नियम क्या कहता है, किस प्रकार से इनके अनुसार दोस्तों स्टीफन के नियम के अनुसार जो ताप का पता किया जाता है। तो ताप पता करने का फॉर्मूला है दोस्तों आपका ये रहा, M1S1 कोष्टक M1S1 इंटू T माइनस T2, T1 माइनस T2, T2 माइनस T, और बराबर में आपको रखना है दोस्तों M1S2 T माइनस T2। ये दोस्तों आपका T1 माइनस T2, दोस्तों देखिए दोबारा से मैं आपके लिए बता देता हूँ कि M1 इंटू S1 कोष्टक में आपको रखना है दोस्तों T1 माइनस T, बराबर में आपको करना है दोस्तों M1S2 और T माइनस T2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। और इसी फॉर्मूले के आधार पर दोस्तों ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किया है। इसका भी आंसर दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, अगर आप करोगे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों जितना आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो, हल करते हो, उतनी ही आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आता है। तो जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये जो मैंने 2 प्रश्न बताए, एक तो पिछला मैंने बताया था और एक ये है दोस्तों, इसका अभी आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, ज़्यादा ताप जो होता है दोस्तों वो T1 होता है और कम ताप जो होता है दोस्तों वो T2 होता है। और S का मतलब है दोस्तों यहाँ पर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अब दोस्तों पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तो 3 पदार्थ हैं दोस्तों, इन्हीं की आपको खाली विशिष्ट ऊष्मा याद रखनी है। एक तो आपकी जल की दोस्तों, जो कि 1 होती है, बर्फ़ की होती है दोस्तों 0.50 या फिर दोस्तों आधी कह सकते हो आप, और एल्कोहल की होती है दोस्तों 0.60। कितनी दोस्तों 0.60। तो ये तीनों ही विशिष्ट ऊष्माएं आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके अलावा अगर आपको विशिष्ट ऊष्मा इन तीनों की याद नहीं है तो दोस्तों आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो आपको ये खासकर याद रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपका आज का टॉपिक था ऊष्मागतिकी का, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अच्छी तरह से हर प्रश्न को, हर क्वेश्चन को आपने समझा होगा, हर नियम को आपने समझा होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ दोस्तों। वीडियो को शेयर करते जाएँ, लाइक करते जाएँ, कमेंट अवश्य करें दोस्तों। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए बताया उनका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ।